का सीन चल रहा था। हाँ बेटा, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई पढ़ने वाले हैं बेटा अपने। इसमें अपने आज अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे। बाइंडिंग एनर्जी कि जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल कब होता है और स्टेबल क्यों नहीं होता। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले अपने बात करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस की अगर अपने बात करें तो तुमने देखो 11th में पढ़ा होगा कि एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये एटम काफी मतलब है तो स्मॉल, लेकिन अगर न्यूक्लियस के कंपैरिजन में देखें ना तो एटम बहुत बड़ा है। मतलब न्यूक्लियस का साइज पूरे एटम के हिसाब से देखें तो बहुत कम है। तो क्या कहते हैं अपने, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस is very small. The size of nucleus is very small as compared to एटम। क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, तो अब अपने बात करते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस है कितना। तो अगर अपने बिल्कुल इसकी शेप की बात करें तो न्यूक्लियस की जो शेप है ना वो क्या है, वो शेप है स्फेरिकल। कैसी शेप है, स्फेरिकल। टोटली स्फेरिकल नहीं होती, रफली इसको अपने स्फेरिकल मान लेते हैं। ठीक है, तो अपने इसके लिए एक चीज पढ़ेंगे, देखना अभी साइज ऑफ न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर -15 मीटर। न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10 की पावर -15 मीटर की रेंज का होता है और जो एटम का साइज है वो 10 की पावर -10 मीटर की रेंज का होता है। ये एटम का साइज है, साइज ऑफ एटम। ये किसका साइज है बेटा, एटम का। और ये किसका साइज था, न्यूक्लियस का। तो तुम देख सकते हो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। और न्यूक्लियस में होता क्या क्या बेटा, न्यूक्लियस में एक तो होते हैं प्रोटॉन, एक क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। और तुम्हें पता है इन दोनों से मिलकर ही न्यूक्लियस बना है। तो सारा का सारा जो न्यूक्लियस में क्या होगा, वेट होगा, मास होगा, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है लगभग इक्वल होता है। अपने को पता होगा, बुक में दे रखी होगी वैल्यू, तो लगभग इक्वल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। लेकिन अगर अपने बात करें तो न्यूट्रॉन का मास हल्का सा, स्लाइटली सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है। कितना होता है, इसका होता है 1.6726, इसका होता है 1.6749 into 10 की पावर -26 into 10 की पावर -27 सॉरी into 10 की पावर -27। तो ये प्रोटॉन का साइज है, ये न्यूट्रॉन का मास है, ये प्रोटॉन का मास है। हल्का सा स्लाइटली सा फर्क है लेकिन लगभग इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस में या तो प्रोटॉन का मास है या किसका मास है, न्यूट्रॉन का मास है। तो अब अपने जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो मैं अगर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो न्यूक्लियस में है क्या क्या, या तो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। उनको मैं मिला के इकट्ठे रूप से क्या बोल रहा हूं, इनको बोल रहा हूं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल रहा हूं, न्यूक्लियॉन्स। तो अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ लिखना है, मैं क्या लिखूंगा, न्यूक्लियॉन्स। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जितने ज्यादा होंगे वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होगा। न्यूक्लियस का वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा जिसने उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो देखो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैं क्या बोलता हूं बेटा, ए क्या होती है बेटा, हमारा मास नंबर। ए इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या आ गया मेरा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। और वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, स्फेरिकल है तो स्फेरिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। और तुम्हें पता, देखो ये सारी चीज तो कांस्टेंट है आगे वाली, तो तुम्हें पता लगेगा कि जो रेडियस है ना उसकी क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के। तो r मेरा आ जाएगा A की पावर 1/3। तो ये मेरा क्या बनेगा, एक लॉ बनेगा। देखो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस के। तो आगे अपने को पता लगा जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियस की पावर 1/3 के, पावर 1/3 के। तो इसके बाद तुम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा सकते हो बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहां पर r0 लगेगा और a की पावर 1/3। r0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, ये कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट बोल सकते हो इसको। तो 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। तो ये अपना यहाँ पर साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब पढ़ेंगे बेटा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्या पढ़ेंगे? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। बेटा डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या आएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। अपने को न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है तो ऊपर लिखना पड़ेगा न्यूक्लियस का मास। और न्यूक्लियस का जो मास है वो किसकी वजह से है? वो मास है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की वजह से। अगर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की वजह से मास है तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन का सम करो। सम करने का मतलब है क्या आ गया? इनका मास नंबर, और इसका मल्टीप्लाई कर दो एक प्रोटॉन के मास से या एक न्यूट्रॉन के मास से, क्योंकि लगभग इक्वल होते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम से। तो मैं क्या लिखूंगा? मास। अगर मेरे को न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है तो मेरे को मास लिखना है। मास आया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपने क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक। क्या बोलेंगे बेटा? एटॉमिक मास नंबर। क्या आएगा? मास नंबर। तो मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये मास आ गया न्यूक्लियस का। नीचे लगाएंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अभी पढ़ा है अपने फॉर्मूला 4/3 पाई आर की क्यूब। तो आगे अपने क्या करेंगे बेटा? इसके पहले अपने एक रिलेशन पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? रिलेशन कि जो हमारा r इज इक्वल टू है वो r0 इंटू में a की पावर 1/3 के इक्वल है। अभी तो पढ़ा बेटा, तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दें। तो 4/3 इंटू पाई इंटू r0 इंटू a की पावर 1/3 की क्यूब। देखो अगर इसका क्यूब करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? नीचे नीचे वाला सोल्व करने पहले 4/3 इंटू पाई r0 का क्यूब, तो r0 का क्यूब। इसका क्यूब करोगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा, क्या बचेगा? a। और अगले ही स्टेप में तुम देखोगे a से a ऊपर नीचे कट जाएगा, और तुम्हारे सामने बेटा a से a कट गया तो क्या बचा हमारे पास? नीचे सारी चीजें कांस्टेंट है। देखो इसकी वैल्यू होती है 1.2 वाली, अभी बताई थी 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ये भी कांस्टेंट है, हर चीज कांस्टेंट है। मतलब जो इसका आंसर आएगा वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि इसका आंसर ध्यान से देखो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा, कि इससे डिपेंड नहीं कर रहा कि न्यूक्लियस कौन सा है। जो मर्जी न्यूक्लियस हो, हमारी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और वो कितनी होगी? इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा 2.38। क्या आएगा? 2.38 इंटू 10 की पावर 17, लगभग इक्वल आएगा 2.38 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम मीटर की क्यूब। और तुम ध्यान से देखो, और ये वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं कर रही? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही, कि कौन सा न्यूक्लियस है इस पे डिपेंड नहीं कर रही। डेंसिटी होती है ना, वो हर न्यूक्लियस के लिए सेम होती है। क्यों? क्योंकि a से a कट हो गया। ओके बेटा, तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक हो गया डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद अपने जो पढ़ने वाले हैं, बहुत मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं मास डिफेक्ट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस does not depend on mass of nucleus, कि न्यूक्लियस के मास पे डिपेंड नहीं करती। जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के मास पे डिपेंड नहीं करती। इट इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, ये सभी न्यूक्लियाई के लिए क्या होती है बेटा? सेम होती है। ये बात याद रखना। उसके बाद अपने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट क्या होता है? देखो एक मेरे पास न्यूक्लियस है,
अपने हम एटम की बात नहीं करेंगे बेटा इस चैप्टर में, ओनली और ओनली न्यूक्लियस की बात करेंगे। एक मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मेरे पास एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। तो इसका कोई मास है वो किसकी वजह से है? या तो प्रोटॉनों की वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से, दोनों का सम है। तो इसका मास कैसे निकालोगे तुम? इसका मास अगर मैं कहूंगा इसका मास कैलकुलेट कर दो, मैंने तुम्हें एक न्यूक्लियस दे दिया, मैंने कहा इसका मास कैलकुलेट कर दो, तुम कैसे करोगे? तुम क्या करोगे? तुम सबसे पहले प्रोटॉनों की संख्या लिखोगे, प्रोटॉनों का नंबर लिखोगे, लिख दिया, जेड होता है, जेड से डिनोट करते हैं इसको। फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे एक मास प्रोटॉन का, जितना मास प्रोटॉन का उससे मल्टीप्लाई करोगे एक प्रोटॉन के मास से, प्लस तुम क्या करोगे? न्यूट्रॉनों की संख्या। और न्यूट्रॉनों की संख्या होती क्या बेटा? पूरे मास में से किसको माइनस कर दूं? प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर दूं, क्योंकि टोटल मास मेरा ए है, उसमें से किसको माइनस कर दूं? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर दो, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी इनटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास। तो ये मेरा टोटल क्या आ जाएगा? टोटल मास आ जाएगा किसी भी न्यूक्लियस का, किसी भी न्यूक्लियस का टोटल मास निकालना है, पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटेड मास। क्या आ गया? कैलकुलेटेड मास। ये तो कैलकुलेटेड मास आ गया, लेकिन इसका मास जो साइंटिस्ट निकालते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोप, एक मेथड होता है स्पेक्ट्रोस्कोप, उस मेथड से भी निकालते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली और सही आता है, बिल्कुल ओरिजिनल मास होता है, जो उसका एक्चुअल में जो मास होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोप नाम के एक मेथड से निकाला जाता है, साइंटिस्ट निकालते हैं, जिसको अपने बोलेंगे रियल मास ऑफ या एक्चुअल मास, एक्चुअल मास। तो ये देखा गया कि जो उसका एक्चुअल मास आता है वो कैलकुलेटेड मास से कुछ कम आता है, जो उसका एक्चुअल मास आता है वो कैलकुलेटेड मास से कुछ कम आता है ऑलवेज। मतलब क्या हुआ इसका कि तुम्हें मैंने बता दिया कि इसके पास प्रोटॉन इतने हैं, न्यूट्रॉन इतने हैं, तुमने मास निकाल लिया, क्योंकि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की वजह से मास था, तुमने इसका मास निकाल लिया। बट जब तुमने चेक किया कि इसको तोल के देखा, न्यूक्लियस को तोल के नहीं, मतलब किसी मेथड से देखा साइंटिस्ट ने, तो देखा इसका मास जितने उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उससे भी कम आ रहा है। मतलब द मास ऑफ nucleus, the mass of nucleus always less than, या ऐसे लिखो the actual mass of neutron, the actual mass of nucleus, the actual mass of nucleus always less than the calculated mass. The actual mass of nucleus always less than the calculated mass, and this is called the mass defect. क्या बोलेंगे इसको बेटा? mass defect. कि मास कहां गया, मास कहां गया? तो याद रखना the actual mass of nucleus always less than the calculated mass, and this is called the mass defect. तो मास डिफेक्ट कोई तुमसे पूछे क्या होता है, तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला अपना ये बनेगा, डेल एम से मास डिफेक्ट को शो करेंगे। अगर m हमारा एक्चुअल मास है, जो स्पेक्ट्रोस्कोप से आया था, m हमारा क्या है? एक्चुअल मास है, इसमें से माइनस कर देंगे हम, किसको मास कर देंगे बेटा? पूरे कैलकुलेटेड मास को। तो z इंटू एम पी प्लस ए माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ये हमारा मास डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, मास डिफेक्ट। अब इसके बाद अपने पढ़ेंगे कितना मास गया था, तो हमारे आइंस्टीन साहब ने कुछ बताया था इसके बारे में, वो पढ़ेंगे। तो आइंस्टीन ने क्या कहा? मास एनर्जी रिलेशन। उसी टाइम आइंस्टीन ने एक मास एनर्जी रिलेशन दिया, मास एनर्जी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। किसने दिया? ये आइंस्टीन ने दिया। तो आइंस्टीन साहब ने क्या कहा? आइंस्टीन साहब ने कहा, कहते कि मास इज ए अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास क्या है? एनर्जी की ही एक फॉर्म है। मतलब मास इज इक्विवेलेंस टू द एनर्जी, कि मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, एनर्जी को मास में चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी से चेंज नहीं करते, बिल्कुल सेम बात कही। कहता मास भी तो एक एनर्जी है, तो मास को भी अपने एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, एनर्जी को भी मास में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने जो रिलेशन दिया वो दिया E बराबर
mc स्क्वायर, क्या दिया, E बराबर mc स्क्वायर, जिसको अपने बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, मतलब अगर तुमने मास को एनर्जी में चेंज करना है तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, जहां पर c हमारी क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर अपने वैल्यू रखें, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸। तो अगर तुमसे कोई पेपर में पूछ ले कि 1 किलोग्राम मास को, 1 किलोग्राम मास को एनर्जी में चेंज करके दिखाओ, तो तुम यहां मास की वैल्यू किलोग्राम में रखोगे ऑलवेज, सी की वैल्यू ऑलवेज किस में रखते हैं बेटा, मीटर पर सेकंड में, 3 मीटर पर सेकंड में होती है वैल्यू, 3 × 10⁸। और ई की वैल्यू तुम्हारी जो एनर्जी है वो हमेशा किस में आएगी, जूल में। तो निकाल सकते हो 1 किलोग्राम को कितना आएगा, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे 1 यू मास को एनर्जी में चेंज करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, 1 यू मास को एनर्जी में चेंज कर दो, क्योंकि आगे शॉर्टकट में भी काम आने वाला है ये। तो आप क्या करोगे, आप E की वैल्यू मास रखोगे कितना, अब 1 यू कितना मास होता है तुम्हें बताया मैंने, 1 यू इक्वल होता है 1.67 × 10⁻⁻27 के, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के। तो इधर वैल्यू रख दोगे 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये किसकी वैल्यू आ गई, मास की, इनटू में c स्क्वायर, मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा जूल में आएगा। ठीक है, जूल में आएगा, लेकिन ये जो आंसर आएगा ना, ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, तुम्हारे सामने है -27 है तो प्लस का 16 है, तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो याद रखना, जब भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए तुम्हें डिवाइड करना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 से। कर दो, जितनी वैल्यू आई है इसको डिवाइड करोगे 1.6 × 10⁻⁻19 से। और क्यों किया बेटा, जूल में नहीं निकालना अपने को, किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जब इसको अच्छी तरह अपने सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 931.5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब इसको सोल्व करेंगे। और तुम्हें पता है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो 10⁻6 को अपने क्या बोलते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये शॉर्टकट के रूप में यूज होगा बेटा पूरे चैप्टर में, जितने न्यूमेरिकल करोगे वहां काम आएगा। तो तुम्हें कहेगा 1 यू मास को चेंज करो इसमें एनर्जी में, तो तुम्हारी एनर्जी ऑलवेज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, 931.5 मेगा। अभी करूंगा। हाँ बेटा, तो आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से अपने को इतना पता लग गया कि मास को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, एनर्जी को मास में चेंज किया जा सकता है। तो तुम्हें इतनी बात पता लगी, जो हमारा पहले मास में डिफेक्ट आया था, मास में लॉस आया था, हो सकता है वो एनर्जी में चेंज हो गया हो। कि पहले अपने मास डिफेक्ट पढ़ के आए कि मास डिफेक्ट क्या आया था, कि जो मेजर्ड मास है वो ऑलवेज लेस देन आता है, किससे, जो कैलकुलेटेड मास है, जो अपने कैलकुलेट किया होता है, जिसको अपने डेल एम इज इक्वल टू क्या लिखा था, z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये अपना कैलकुलेटेड मास है, इसमें से अपनों ने एक्चुअल मास माइनस किया तो अपना क्या आ गया था, मास डिफेक्ट आ गया था। क्या आ गया था बेटा, मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट हो सकता है किसमें चेंज हो गया हो, एनर्जी में। ठीक है, तो ये जो मास है जो लॉस हुआ है ये एनर्जी में चेंज होगा, तो कितनी एनर्जी आएगी बेटा, E इज इक्वल टू डेल mc स्क्वायर। तो डेल m की वैल्यू कितनी है, ये है, और इसके साथ क्या लगा दो, बस c स्क्वायर लगा दो। ये अपनी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। ठीक है, तो ये मास डिफेक्ट, जो मास कम हुआ, जो उसका मास लॉस हुआ, वो किस में चेंज हो गया बेटा, एनर्जी में हो गया, जिसको अपने बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी
तो तुमसे कोई पूछे बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, कि जो मास में डिफेक्ट आया, मास में लॉस आया जब न्यूक्लियस बना होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई होगी, मास जो मास एनर्जी बन के रिलीज हुआ, वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। तो तुम क्या कहोगे, व्हेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नोट करेंगे बेटा सारे, व्हेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बाइंड टुगेदर, क्या bind together, when proton and neutron bind together to form a nucleus, the energy released, क्या आएगी, the energy released, this is called binding energy। क्या बोलेंगे इसको, बाइंडिंग एनर्जी। तो देखो बेटा बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज हुई, देखो पहले क्या था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, ये सारे में पहले अकेले थे, मतलब प्रोटॉन का कोई मास है, न्यूट्रॉन का भी कोई मास है, लेकिन जब इन्होंने इकट्ठा होकर बाइंड होकर एक न्यूक्लियस बना लिया, जब इन्होंने इकट्ठा होकर बाइंड होकर एक न्यूक्लियस बना लिया, तो इनका मास कम हो गया, सबका मास थोड़ा थोड़ा कम हो गया, और ये मास किसके रूप में निकला, बाइंडिंग एनर्जी के रूप में निकला। और यही बाइंडिंग एनर्जी इसकी स्टेबिलिटी को दिखाएगी। कैसे, कि जैसे तुमने जब इनको इकट्ठा किया, जब देखो पहले इनका प्रोटॉन का मास था पूरा था, न्यूट्रॉन का मास था पूरा था, लेकिन जब इनको इकट्ठा किया तो मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कम हो गया, एक न्यूक्लियस बन गया और वो एनर्जी के रूप में चला गया। अब तुमने इससे दोबारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं, तुमने क्या करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोबारा अलग करना है, तो तुम्हें उतनी अमाउंट में एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी वो उनका मास लेकर नहीं गई, तो वही एनर्जी देंगे तो इनका मास तो पूरा होगा। तो तुम ये भी कह सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को अलग अलग करने के लिए भी काम आती है, कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़े, इनका मास कुछ कम हुआ तो क्या बनी, न्यूक्लियस बना, और जो रिलीज हुई वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। अब इनको उतने ही अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, इनका जो मास है वो पूरा हो जाए। तो तुम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, इफ वी वांट टू सेपरेट all nucleons of nucleus, अगर तुम क्या करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो all nucleons from nucleus, we would have supply energy equal to the बाइंडिंग एनर्जी। मतलब कि जब न्यूक्लियस बना तो जो रिलीज हुई वो भी बाइंडिंग एनर्जी है, और जब इसको जो देनी पड़ेगी इसको अलग अलग करने के लिए वो भी बाइंडिंग एनर्जी है। और तुम एक चीज देखो यहां पर कि अगर बाइंडिंग एनर्जी अगर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी मतलब न्यूक्लियस वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो इसको तोड़ने के लिए अपने को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब तुम्हें इतना पता लग गया कि बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम तो इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसे अलग हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी भी कम। तो इतनी बात याद रखना, बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है किसके, न्यूक्लियस के। अब इतने कर्व पढ़ने वाले हैं, इसका कर्व पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इसको पहले रफ करते हैं। चलो बेटा अब अपने एनर्जी वक्र पढ़ेंगे, एनर्जी कर्व पढ़ेंगे, उससे पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस मतलब एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, तो क्या आएगा, ऊपर आएगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ऊपर क्या आ जाएगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी, नीचे आएगी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, क्या आएगी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ठीक है, तो बस ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब एक न्यूक्लियस को कितनी बाइंडिंग एनर्जी मिल रही है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी बाय न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस।
इसका अपने कर्व पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास बढ़ने के साथ साथ क्या बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है या बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। तो नीचे मैं लिखूंगा एटॉमिक मास 50, एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, ये एटॉमिक मास हो गया, यहां तक चला जाएगा, ठीक है। यहां लिख देते हैं अपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस 2 4, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, 2 4 6 8, ठीक है। तो इसका तुम कर्व देखोगे ना, कर्व इसका कुछ ऐसा बनेगा, इसका कर्व कुछ ऐसा बनता है, जिगजैग कर्व बनता है। और लास्ट में अगर तुम देखोगे ना, किसकी आएगी, यूरेनियम की आएगी 238 92, इसकी बाइंडिंग एनर्जी काफी कम है, कितनी है, लगभग 7.6 के आसपास होती है। और हाईएस्ट तुम देखोगे तो फेरस की आएगी लगभग 8.8 के इक्वल होती है। तो ये याद रखनी होती है, देखो सबसे हाईएस्ट जो बाइंडिंग एनर्जी है वो फेरस की है, Fe की। और यहां पर जाके आगे देखोगे तो धीरे धीरे बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाएगी और सबसे लास्ट में यूरेनियम की आएगी, ठीक है। यहां देखोगे तो यहां तुम्हें स्टार्टिंग में H मिलेगा हाइड्रोजन, जिसमें कितने 1 न्यूट्रॉन भी है। उसके बाद यहां तुम्हें मिलेगा हीलियम, यहां तुम्हें लिथियम, हीलियम के बाद फिर यहां पर कार्बन, ऑक्सीजन 12 और 16। तो ये तुम्हें ऐसे मिलेंगे, ये कर्व तुम्हें याद करना है। तो तुम देखोगे शुरू में जैसे जैसे मास बढ़ता है, जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ती है। शुरू में जैसे जैसे मास बढ़ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ रही है, लेकिन एक हाईएस्ट वैल्यू पर जाकर फेरस पर ये क्या होती है, हाईएस्ट हो जाती है 8.8, मतलब सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, फेरस की। इसका न्यूक्लियस को अगर तोड़ना है ना, अलग करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए तुमने देखा होगा अर्थ में सबसे ज्यादा लोहा ही निकलता है। क्या निकलता है, लोहा, क्योंकि सारे न्यूक्लियस लोहे के पड़े हैं। तो फेरस के बाद धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये यहां पर लगभग इक्वल सी रहती है, हल्का फुल्का फर्क रहता है, बैलेंस रहती है। उसके बाद ये हल्के जो न्यूक्लियस हैं उनके लिए घटनी स्टार्ट हो जाएगी, भारे नाभिक आ जाएंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगी, घटनी स्टार्ट हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में हल्के थे तो भी कम थी, लास्ट में भारे हैं फिर भी क्या है, कम है, वेट ज्यादा है इनका, हैवी है फिर भी क्या है, कम है। तो तुम देखोगे बीच बीच का जो इतना इतना पार्ट है ना, उसकी क्या है 50 से 100 के बीच अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। न्यूक्लियस सबसे ज्यादा क्या रहता है, स्टेबल। और 50 से कम आ जाए तो भी लगभग अनस्टेबल है, 100 से ऊपर चला जाए तो भी क्या है, अनस्टेबल है। तो तुमने देखा होगा जो ये छोटे छोटे लाइटली जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो एक दूसरे से जुड़ के एक जो हैवी वाला न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं, जिसको तुम क्या बोलते हो, फ्यूजन। क्या बोलते हो, फ्यूजन। और जिसका फायदा क्या है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए। और ये जो भारी वाले हैं, हैवी वाले हैं, ये भी स्टेबल होना चाहते हैं, तो ये टूटकर स्टेबल हो सकते हैं, ब्रेक होकर स्टेबल हो सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, ये फिजन कर सकते हैं। फिजन का मतलब है जो हैवी न्यूक्लियस है वो टूटकर दो हल्के न्यूक्लियस बना ले, लाइट न्यूक्लियस बना ले, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो ये भी मतलब स्टेबिलिटी 50 से 80 आना, 100 आना चाहते हैं, ये भी स्टेबिलिटी 50 से 100 आना चाहते हैं। तो याद रखना 50 से कम वाले फ्यूजन करते हैं, 100 से ज्यादा वाले फिजन करते हैं, और 50 से 100 के बीच क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। तो बस ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे